ठीक है ना। तो यूरिथ्रल इंजरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, यूरिथ्रल इंजरीज़ में सबसे पहले आप ऐसे ब्लैडर बनाएं। ठीक है, ब्लैडर बनाने के बाद आप इसको ना प्रोस्टेट बनाएं नीचे। ठीक है, प्रोस्टेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोस्टेट बनाने के बाद आप ऐसे करके लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, आप इसको ये लाइन ना भी खींचे तो चलेगा, लेकिन आप ब्लैडर और प्रोस्टेट ज़रूर बनाएं। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम ऐसे करके ये देखें, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बनाया हमने, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बनाया, फिर बल्बर यूरेथ्रा बनाया, और यहाँ था हमारा पेनिस। ठीक है, ये देखें ऐसे बनाएंगे। अब ये जो है ये एरिया आपका क्या हो गया, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। ये डेफिनेटली ये प्रोस्टेट है, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है, ये हो गया आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, फिर हमारे पास कौन आता है, बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये कहाँ होते हैं, ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहते हैं इसको, पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहते हैं इसको। बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा डेफिनेटली आगे कौन होता है, पेनिस होता है ना। बल्बर यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा कौन क्या कहते हैं इसको, एंटीरियर यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा की ओवरऑल डायग्राम है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यूरेथ्रल इंजरीज पढ़ रहे हैं। देखिए, यूरेथ्रल इंजरी एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी भी हो सकती है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कौन कॉमन है, कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉमन है, वो है पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरीज आर मोर कॉमन, याद रखें। ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे ये है, मैंने क्या कहा था, ये सारा ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब देखिए, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के ऊपर कौन होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के का जो जंक्शन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रोस्टेटो मेम्ब्रेनस जंक्शन बोलते हैं, प्रोस्टेटो मेम्ब्रेनस जंक्शन। अच्छा, इसी तरह जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और बल्बर यूरेथ्रा के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। अब देखें, मोस्ट कॉमन इंजरी कहाँ होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर में से, एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरीज ज़्यादा होती हैं। अब पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरीज़ में भी कौन सी जगह ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं, पोस्टीरियर के अंदर ज़्यादा कौन सी जगह की इंजरीज़ होती हैं, या तो प्रोस्टेटो मेम्ब्रेनस जंक्शन में, या फिर कहाँ होती है, बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। बल्कि ऐसे कहें कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा में ज़्यादा इंजरीज़ किसकी होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर ज़्यादा इंजरी किस पॉइंट पे होती है, या तो प्रोस्टेटो मेम्ब्रेनस जंक्शन पे होती है, या फिर बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन में होती है। अब इन दोनों जंक्शंस में ज़्यादा इंजरी किसकी होती है, वो है बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन की। ठीक है, तो बल्बो मेम्ब्रेनस जो जंक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंजर होता है, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड यूरेथ्रा का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो होता है ये कहाँ लाई करता है, ये पेल्विस में लाई करता है। ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहाँ लाई करता है, पेल्विस में। अब पेल्विस में लाई करता है तो पेल्विस की जो फ्रैक्चर होगा वो एक कॉज होगा किसका, पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी का। देखें, पोस्टीरियर यूरेथ्रा पेल्विस में होता है और पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से इसको इंजरी होती है। और पेल्विक फ्रैक्चर क्यों होता है, मोस्ट कॉमनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से। याद है, हम जब ब्लैडर पढ़ रहे थे, हमने यूरिनरी ब्लैडर में देखा था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से पेल्विक फ्रैक्चर होता है, और पेल्विक फ्रैक्चर जो है वो कॉज करता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिनरी ब्लैडर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिनरी ब्लैडर फ्रैक्चर कराता है, और प्लस पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी भी कराता है। क्या कराता है, पेल्विक इंजरी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर इंजरी, और दूसरी क्या कराता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी कराता है। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट इसका कोरिलेशन है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी। ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी में मैंने क्या कहा था, मोस्ट कॉमन साइड मेम्ब्रेनस के अंदर मोस्ट कॉमन मेम्ब्रेनस कौन सी, BMJ जंक्शन यानी कि बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन, या दूसरे नंबर पे बल्बो प्रोस्टो मेम्ब्रेनस जंक्शन। ठीक है,
बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन फर्स्ट नंबर पे, प्रोस्टो मेम्ब्रेनस जंक्शन सेकंड नंबर पे। फिर हमने कहा कि आरटीए जो इंजरी है उसकी वजह से पेल्विक फ्रैक्चर्स होते हैं, पेल्विक फ्रैक्चर जो लीड करते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर और पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी का बाअस बनते हैं, ये हमने कहा था। अब देखें कि जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है ये अगर इंजरी हो जाए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की, ठीक है, अगर यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की इंजरी हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड किधर जाएगा, ब्लड जाएगा पेल्विस में, ठीक है, और क्या बनाएगा, पेल्विक हिमाटोमा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये डायग्राम देखें, ये पेनिस है, ठीक है, ये यहाँ पे यूरेथ्रा, ये स्क्रोटम और ये पेल्विस, पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। अब देखें ये ब्लैडर है, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे किसको इंजरी है, पहले से मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को इंजरी है तो ब्लड कहाँ जा रहा है, पेल्विस में, ठीक है, पेल्विक कैविटी में ब्लड जमा है और यहाँ पे ये हीमाटोमा क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की इंजरी से ब्लड पेल्विस में, पेल्विक हिमाटोमा। साथ में देखें क्लिनिकल फीचर्स, और साथ में क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पीओआई में देखें मिएटस में ब्लड आपको मिलेगा इस पेशेंट के, जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई जिसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का इंजरी हुआ है। इसी तरह यूरिनरी रिटेंशन होगी ड्यू टू यूरेथ्रल इंजरी, ठीक है, ब्लैडर फुल होगा इसका, ठीक है। इसी तरह ब्लड इन द पेल्विस, वही मैंने बात बताई जो कि पेल्विक हेमाटोमा जो इसका बना है, ठीक है। ठीक है ना। ये देखें, ये मेम्ब्रेनस में रप्चर हुआ है, यहाँ पे आपको यूरेथ्रल मियाटिस पे ब्लड नज़र आएगा, पेल्विस में आपको ब्लड नज़र आएगा, हेमाटोमा होगा और यूरिनरी रिटेंशन की वजह से ब्लैडर इसका डिस्टेंडेड मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की रप्चर में आपने नोट करने हैं, ठीक है ना। तो जनरली देखिए ये पेशेंट्स कौन पेशेंट्स होते हैं, ये आरटीए के पेशेंट्स होते हैं और पेल्विक फ्रैक्चर के पेशेंट्स होते हैं, और ये एडमिट कहाँ होते हैं, ऑर्थो में ये एडमिट होते हैं, ठीक है। अब ऑर्थो में फ्लूइड चैलेंज, नॉर्मली फ्लूइड चैलेंज वगैरह देने के बाद भी इन पेशेंट्स का यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा होता है, ब्लैडर इनका कंटिन्यूस पैल्पेबल ही रहता है, ठीक है। अगर आप ऐसे में कोई जनरल सर्जरी की कॉल आए, आप जाके देखेंगे, एग्जामिन करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लड एट द मिएटस, ठीक है, मिएटस पे आपको ब्लड मिलेगा और वी सस्पेक्ट यूरेथ्रल इंजरी, ठीक है। पूरा यूरेथ्रा लिखने की बजाय यहाँ से आगे मैं यूरेथ्रा को ऐसे लिखता हूँ, वैसे मैं ये यूरिन आउटपुट को लिखता हूँ, ठीक है। तो यूरेथ्रल इंजरी, अब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, एसपीसी करना है, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी या सुप्राप्यूबिक कैथेटर डालेंगे आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि यूरेथ्रल इंजरी में फोलीज डालोगे कि नहीं, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि फोलीज क्या करता है, कंप्लीट टीयर को, पार्शियल टीयर को कंप्लीट टीयर में बदल देता है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एग्ज़ामिनर्स जो है ना हमारे बाबे, ठीक है, एग्ज़ामिनर कहते हैं कि आप पूछता है कि स्मॉल पार्शियल टीयर है तो आप उसको फोलीज डालोगे कि नहीं, लेकिन आप उस सूरत में कह सकते हैं कि सिंगल जेंटल अटेम्प्ट विथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल कैथेटर कैन be done, but normally we do not catheterize this patient, just we go for SPC, suprapubic cystostomy करते हैं, we do not catheterize, ठीक है। इसीलिए आपने क्या करना है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को समझना है, फिर जाके आंसर करना है, ठीक है। इसी तरह एक और बात कि इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यूरेथ्रल इंजरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी नहीं है, जस्ट गो फॉर एसपीसी। अगेन मैं आपको कहूँगा सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि आई वांट टू गो फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, तो आप या फिर क्वेश्चन से इसके विच इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, और ऑप्शंस में सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, यूरेथ्रल इंजरी के केस में इन्वेस्टिगेशन को रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। नॉर्मली वी डोंट नीड इन्वेस्टिगेशन, बट इफ़ जो स्टाइल ऑफ एग्जामिनर्स क्वेश्चन या एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरह का है तो आप फिर रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी यूरोलॉजिस्ट भी होता है ईआर में, तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि आपके पास यूरोलॉजिस्ट है इमरजेंसी में, तो आप उसको इमरजेंसी रिपेयर करोगे कि नहीं। तो आपने कहना है कि इमरजेंसी रिपेयर याद रखो, इट शुड नॉट बी डन इन इमरजेंसी सेटअप, क्योंकि स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो फिर क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इम्पोर्टेंस हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस का रिस्क होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का रिस्क होता है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप जब एसपीसी करेंगे ना, एसपीसी करने के बाद, यानी कि एसपीसी करने के बाद डिलेड रिपेयर करेंगे पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी की विद इन 3 मंथ्स। याद रखें यहाँ पे विद इन है, विद इन 3 मंथ्स आप डिलेड रिपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी क्या है ये देखते हैं। देखिए एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो एंटीरियर यूरेथ्रा है ना, वो क्या क्या होता है, बल्बर यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा को हम एंटीरियर यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर यूरेथ्रा की इंजरी का मतलब कहीं बल्बर को इंजरी तो नहीं, कहीं पल्मोनरी पेनाइल यूरेथ्रा को इंजरी तो नहीं, तो इसको हम एंटीरियर यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा की इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर यूरेथ्रा की इंजरी जो होती है, इसमें मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है, बल्बर यूरेथ्रा ज़्यादा जो है कॉमन होता है। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी क्या होती है, मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी क्या होती है, ब्लो, एक्सटर्नल ब्लो, ठीक है, पाँव से मार के किक कोई हो सकती है, कोई अगला फाइट के दौरान, इसी तरह कोई किक हो सकती है। मेन होल इंजरी होती है, ये गटर होल नहीं होता उसमें, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेन होल, बंदा ऐसे जा रहा है टोपी शोपी पहन के, मेन होल लूजली लगा हुआ है, उस पर एक साइड पे पाँव रखता है, तो दूसरा साइड ऐसे आके इसको यहाँ पे हिट कर रहा है इसके पेनिस और यूरेथ्रा में। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रा है, ये जो है कहाँ लगता है, यूरेथ्रा लगता है, ठीक है ना। तो जो लिड है वो लिड आके इस जगह में, ये देखें बल्बर यूरेथ्रा को किसके साथ लगा रहा है, ऊपर भी अजीबट खिरीबट हो गया है। ठीक है, ऊपर भी बोन, नीचे भी वो नीचे लोहा, ऊपर बोन, प्यूबिक सिम्फिसिस की बोन के साथ लगते हैं, इसको क्रश करता है। ठीक है, तो इस जगह में फिर बल्बर यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा फिर, अच्छा इसके अलावा क्या रीज़न, ठीक है, ये देखें इसके अलावा ओल्ड लेडर, जैसे इस तरह की लेडर नहीं होती, इस पे भी आप जैसे गिर जाएंगे तो ये आपको चोट लग सकती है और बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी हो सकती है। अब बल्बर यूरेथ्रा की केस में ब्लड कहाँ आ जाएगा, ब्लड कहाँ आएगा, ठीक है। तो बल्बर यूरेथ्रा में ब्लड कहाँ, सबसे पहले तो याद रखें कि ब्लड एट द मिएटस होगा। ठीक है, इसमें भी ब्लड एट मिएटस होगा। दूसरा शेफ्ट ऑफ पेनिस पे ब्लड होगा और सुक्रोटम पे ब्लड होगा। ये देखें, अगर ये पेनिस है, ये ग्लांस है, ये देखें ये पेनिस है, ये सुक्रोटम है, तो इस जगह में आपको हेमाटोमा मिलेगा शेफ्ट ऑफ पेनिस और सुक्रोटम में। और ऊपर से देखेंगे तो ये बटरफ्लाई शेप्ड हेमाटोमा होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल हेमाटोमा। हमने देखा था कि जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी में जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा था, उसमें हमने देखा था वो पेल्विक हेमाटोमा था। यहाँ पे बल्बर में पेरिनियल हेमाटोमा होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में ब्लड जमा होता है बल्बर हेमाटोमा में। ठीक है ना, बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी में सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, बस का निमोनिक याद है, यहाँ पे हमने निमोनिक बनाया था बस। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें ये निमोनिक, अगर पेनाइल यूरेथ्रा का रप्चर हो तो सुक्रोटम अंडर कोलिस फेशिया में आपको, ठीक है, आपको क्या होगा, ब्लड नज़र आएगा। निमोनिक देखिए, अगर पेनाइल यूरेथ्रा की इंजरी है तो पस, सुक्रोटम, सुपरफिशियल पेरिनियल पोच, बस बल्बर यूरेथ्रा, सुपरफिशियल पेरिनियल पोच। देखिए पेनाइल और बल्बर दोनों में सुपरफिशियल पेरिनियल पोच में, यानी कि ये दोनों एंटीरियर यूरेथ्रा है ना। ठीक है, ये दोनों एंटीरियर यूरेथ्रा हैं। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में डीप पोच में आपका ब्लड एक्यूमुलेशन होगी। ठीक है ना, तो ये आपने एक निमोनिक पे नज़र डालनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक एमसीक्यू देखें, यूरेथ्रा डैमेज एट यूरोजेनाइटल डायफ्राम हो तो यूरिन लीक्स इनटू सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी में
ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड का देखें बल्बर यूरेथ्रा को ना स्पंजी यूरेथ्रा भी बोलते हैं। बल्बर यूरेथ्रा को इट्स ऑल्सो नोन एज स्पंजी यूरेथ्रा। इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें, सबसे पहले ब्लडेड मियाटस होगा, ठीक है, और ब्लड कहाँ जाता है, पेरिनियल हीमाटोमा, पेरिनियम में जाएगा, पेरिनियल हीमाटोमा होगा इससे, ठीक है, और यानी कि सुपरफिशियल पेरिनियल पोच में जाता है ये, ठीक है। बस और मड याद है, बल्बर यूरेथ्रल इंजरी, सुपरफिशियल पेरिनियल पोच, मड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, डीप पेरिनियल पोच, याद रखें मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज़ अ पार्ट ऑफ बल्बर डीप पेरिनियल पोच, याद रखें, ठीक है, ये एक MCQ है। खैर हम यहाँ पे बल्बर यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं, तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, शेफ्ट ऑफ पेनिस और स्क्रोटम में बटरफ्लाई शेप्ड हीमाटोमा आपको नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब जो है बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी को भी आप कैसे डील करेंगे, आप सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करेंगे, उसके बाद डिलेड रिपेयर करेंगे विद इन 3 मंथ्स, साथ में डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स आप देंगे क्योंकि यूरिनरी एक्सट्रावेजेशन होती है और इन्फेक्शन हो सकता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ों में आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और बल्बर यूरेथ्रा की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, एज नैरोएस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का एज़ कम्पेयर टू स्पंजी या बल्बर यूरेथ्रा। बल्बर यूरेथ्रा को स्पंजी यूरेथ्रा भी बोलते हैं, ठीक है, स्पंजी यूरेथ्रा भी बोलते हैं। तो अब अगर ये बल्बर यूरेथ्रा वाइडर होता है, इसका डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है, अब अगर इसमें स्ट्रक्चर बन जाए ना बल्बर यूरेथ्रा में, तो वो इतना सिम्टोमेटिक नहीं होता। अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बन जाए तो वो सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में जाने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लें, एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी, और इसके डायग्राम को भी करीब से देख लें। इस तरफ ये देखें, इसको करीब से देख लें और इसको करीब से देख लें। इसकी ने दोबारा वाई मी सनम शो साथ ही MCQ से पूरा गाने की 100 के स्पेशली आंट्रके के जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी है ना, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कॉमन बिनने तो ऑन यूरिन लीक्स इनटू रेट्रोप्यूबिक स्पेस, जो मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई कि हाई राइडिंग प्रोस्टेट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये देखें प्रोस्टेट इंजरी हुई, प्रोस्टेट ऊपर हाई राइड होगा पड़ा है, इसको हाई राइडिंग प्रोस्टेट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के साथ पेशेंट आपके पास आता है, देखें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ट्रॉमा है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर देखें, इसको हम अगर 2 में डिवाइड करें, फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है, MCU है। MCU क्या है, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है, वो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन बेस्ट पूछा जाए, बेस्ट क्या है, हम पेशेंट को MCU प्लस RGU करके देते हैं, बेस्ट जो है जिसमें हम दोनों देखिए, क्या हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है इंजरी कहाँ है, ठीक है। अब देखें ये पेनिस से यहाँ पे यूरेथ्रा जा रहा है ऐसे, तो आप पे एक पेशेंट आया है टिप ऑफ द पेनिस पे एक्स्ट्रा मीटर्स पे ब्लड लेके, ठीक है ना, तो उसको हम MCU प्लस RGU लिख के भेज देते हैं रेडियोलॉजी की तरफ, ठीक है, ठीक है ना। देखिए जो MCU है ना, MCU में हम डाई डालते हैं ब्लेडर में, ब्लेडर से नीचे की तरफ टिप ऑफ द पेनिस की तरफ आता है डाई, तो इसीलिए ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा की जो इंजरीज़ हैं इसमें ज़्यादा कारामद साबित होता है, जबकि RGU जो है एंटीरियर यूरिनरी स्ट्रक्चर्स में काम आता है, क्योंकि हम RGU में एंटीरियर एस्पेक्ट से हम डाई डालना शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि डेफिनेटली जब डाई ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा डाई होगा वहीं वो जो इमेज है वो ब्राइटन होगा ना, तो इसका मेन कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वो दिखाता हूँ,
पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, ये है हमारा, क्या है ये हमारा है RGU, ठीक है, ये RGU है, ठीक है। हमने डाई डाला है नीचे से टिप ऑफ द पेनिस से ऊपर की तरफ। ये देखें कितना ब्राइटेंड है। ये बल्बर यूरिथ्रा कितना स्पंजी है, ये पेनाइल यूरिथ्रा है। अच्छा, उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, और ये हमारा प्रोस्टेट है, और ये ब्लैडर है, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये एक जो है नॉर्मल जो है मिक्चुरेटिंग सॉरी नॉर्मल, ये वो है RGU है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, ये RGU है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, RGU इज़ गुड फॉर एंटीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अब इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको ये RGU नज़र आ रहा है, ठीक है। RGU पेनाइल यूरिथ्रा, बल्बर यूरिथ्रा, प्रोस्टेट, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक है। इसी तरह प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ब्लैडर। और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है RGU जो कि दिखा रहा है आपको स्ट्रक्चर कहाँ पे, स्ट्रक्चर ये आपको नज़र आ रहा है, ये बल्बर यूरिथ्रा में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको इस RGU में। जबकि ये है MCU देखें, हमने कितना ब्लैडर इसमें हमने डालना होता है MCU में, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम, सिस्टो ब्लैडर से हमने के डालना होता है डाई। ये देखें, ब्लैडर से डाई आया, नीचे आया, इसने हाईलाइट किया, यहाँ इसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ द बल्बर यूरिथ्रा नज़र आ रहा है MCU में भी, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर वाले RGU हैं दोनों, ठीक है, दोनों RGU हैं, और नीचे वाला MCU है, ठीक है। और मैंने क्या कहा आपको कि MCU जो है, MCU इज़ गुड फॉर पोस्टीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, और RGU जो है रेट्रोग्रेड, नीचे से ऊपर की तरफ, वो एंटीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स की तरफ के लिए बेस्ट होता है। देखें, बेस्ट इवेल्युएशन क्यों इन दोनों के बेस्ट इवेल्युएशन के लिए हम क्यों ये दोनों यूज़ करते हैं। देखिए, MCQ में अगर आपको ना एक जगह में MCU आ जाए, एक जगह में रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम आ जाए, और एक तरफ दोनों आ जाए, तो आपने दोनों सेलेक्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट इवेल्युएशन के लिए दोनों करते हैं, MCU प्लस RGU, ठीक है ना। तो हम दोनों क्यों कराते हैं, फॉर एडिक्वेट इवेल्युएशन। और देखें, फॉर एडिक्वेट इवेल्युएशन ऑफ एंटीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो या पोस्टीरियर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या कोई खाली स्ट्रक्चर लिखा हो, तो आपने MCU प्लस RGU कहना है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये क्यों होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये क्या है, प्रोस्टेट है, ब्लैडर है, और ये क्या है, नीचे पेनिस है, ठीक है, यूरिथ्रा पूरा, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, कभी नॉन पासेबल पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल इसको कहो कि नॉन पॉसिबल पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है। अब अगर यहाँ पे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में, ऊपर से हम डाई डाल रहे हैं, MCU कर रहे हैं, ठीक है, MCU कर रहे हैं, तो ऊपर से डाई डाल रहे हैं, तो इधर से इस तरफ का तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई नॉन पॉसिबल एंटीरियर स्ट्रक्चर है इस जगह में, और हम कर रहे हैं उसका क्या, रेट्रोग्राम RGU, तो ये तो आगे पास ही नहीं हो रहा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम भी करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि हमें साइज़ ऑफ द स्ट्रक्चर का, लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आके रुका है, यहाँ से भी हमने किया, क्या पता ये यहाँ तक हो, ठीक है, यहाँ तक ये डाई आया होगा, और यहाँ से यहाँ तक डाई नहीं आएगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इतने लेंथ का स्ट्रक्चर है। इसीलिए कहते हैं कि फॉर बेस्ट इवेल्युएशन ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर MCU प्लस RGU, ठीक है। ठीक है, देखिए कि अब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स की मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप। मैनेजमेंट, देखिए, पेशेंट आया है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के साथ, तो वो यूरिनरी रिटेंशन के साथ आते हैं, वो जंपिंग पेशेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। ऐसे में क्या करते हैं, हम सुप्राप्यूबिक कोई कैथेटर डाल के उसको रिलीव कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी डेफिनेटिव क्या मैनेजमेंट है, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी डायलेटेशन करते हैं, ठीक है, डायलेटेशन करते हैं। अगर वहाँ शॉर्ट बल्बर स्ट्रक्चर है, ठीक है, बल्बर स्ट्रक्चर है, छोटा सा बल्बर स्ट्रक्चर है, उसको हम ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटमी करते हैं।
कहाँ करते हैं, देखें 12 ओ क्लॉक पोजीशन पे ऐसे हम यूरेथ्रा में जाते हैं, ऐसे अंदर से जाके 12 ओ क्लॉक पे निक देते हैं, यूरेथ्रोटमी करते हैं 12 ओ क्लॉक पे, ठीक है। याद रखें ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी, ये धागा है, अंदर स्ट्रक्चर है, हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके ऊपर 12 ओ क्लॉक पे हम एक निक देंगे, घड़ी देख लें आप, 12 ओ क्लॉक पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखें अगर तो कोई स्ट्रक्चर है जो कितना है 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद इसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। लेकिन याद रखें अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, तो हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं करते, हम एक्सरसाइज करके वहाँ पे क्या करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर 2 सेंटीमीटर से या 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम है, और अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ट्रीटमेंट प्लान हमारा चेंज हो जाता है। 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम एक्सिजन करते हैं विद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन याद रखो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस नहीं करते इस केस में, हम बल्कि क्या करते हैं, टिश्यू ट्रांसफ़र करते हैं। टिश्यू ट्रांसफ़र कहाँ से लेंगे हम, टिश्यू बुक्कल म्यूकोजा से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ब्लैडर म्यूकोजा से, और या फिर पेनाइल स्किन से हम टिश्यू लेते हैं। तो मुँह से टिश्यू लेके कहाँ लगाते हैं, देखो एक आम बंदे को आप कहोगे कि मुंह से टिश्यू लेके हम इधर लगा देते हैं, तो वो उसने हैरान रह जाना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर मैटर्स, ठीक है। और ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेरोनीज डिजीज़। पेरोनीज डिजीज़ को पेनाइल फाइब्रोमाटोसिस भी कहते हैं, पेनाइल फाइब्रोमाटोसिस, ठीक है ना। अब याद रखें ये क्या होता है, इसमें क्रोनिक वेस्कुलाइटिस होती है, क्रोनिक वेस्कुलाइटिस होती है, और ठीक है कहाँ, फिर ट्यूनिका वेजाइनालिस में, ट्यूनिका वेजाइनालिस ऑफ द पेनिस का क्रॉस सेक्शन हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजाइनालिस में क्या होती है, क्रोनिक वेस्कुलाइटिस की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब एक होता है, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, क्रोनिक वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग ट्यूनिका वेजाइनालिस कहा, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनालिस कहा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें आपको पेरोनीज डिजीज़ नज़र आ रही है इस पेशेंट की। ये देखें ये पूरे का पूरा फाइब्रस प्लेक है, जो इसको इस तरफ से देखें तो ये देखें यहाँ पे फाइब्रस प्लेक है, और यहाँ पे ट्यूनिका वेजाइनालिस होती है इस जगह में, ठीक है। इसको जो है ये क्या कर रहा है, ट्यूनिका वेजाइनालिस को इन्वॉल्व कर रहा है। अब इस में क्या होता है, जब इरेक्शन होती है ना, इरेक्शन होती है तो पेनफुल इरेक्शन होती है, ठीक है, एक तो पेन होता है, दूसरा ये कि जब ये इरेक्शन होती है तो जो ये जो पार्ट है प्लेक से इस तरफ वो ठीक इरेक्ट होता है, ये पार्ट प्लेक के बाद वाला ये ठीक से इरेक्ट नहीं होता, अपवर्ड कर्वेचर बन जाता है। इस तरह के पेशेंट्स मोस्टली विजाइना को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखें ये नॉर्मल इरेक्ट पेनिस है, ठीक है, जबकि ये देखें ये पेरोनीज डिजीज़ का पेनिस है, ठीक है, ये देखें अपवर्ड कर्वेचर इसकी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि फाइब्रस प्लेक कहाँ होता है, डोर्सल या फिर डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है इस तरह का पेनिस बन जाता है। फाइब्रस प्लेक जो होता है वो इन्वॉल्व करता है ट्यूनिका वेजाइनालिस, और ये फाइब्रस प्लेक क्यों बनता है, क्रोनिक वेस्कुलाइटिस की वजह से, और पेनफुल इरेक्शन होती है, याद रखें पेनफुल इरेक्शन होती है। नंबर 2 अपवर्ड कर्वेचर होती है अजीब सी। नंबर 3 जो डिस्टल सेगमेंट ऑफ द पेनिस होता है वो सही इरेक्ट नहीं कर पाता, जबकि प्रोक्सिमल ठीक इरेक्ट कर पाता है, ठीक है, 50-50 टाइप ऑफ इरेक्शन है। इसके अलावा याद रखें जो है सम पेशेंट्स कैन पेनिट्रेट वेजाइना, सम पेशेंट्स कैन नॉट पेनिट्रेट वेजाइना इसमें, और जो पेनिट्रेट नहीं कर पाते उनमें फिर इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस और इस तरह की जो है कंडीशंस होती हैं। पेरोनीज डिजीज़ इसका नाम है, और दूसरा इसको पेनाइल फाइब्रोमाटोसिस भी बोलते हैं।
ठीक है, जो एक ट्रायड होता है गैलेजियास ट्रायड, जिसमें पेरोनीज डिजीज़ भी शामिल होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस ट्रायड का निमोनिक है डीपीआर। ठीक है, डीपीआर ड्यूपुट्रेन कंट्रक्चर इसमें होते हैं, पेरोनीज डिजीज़ और रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, ये ट्रायड। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेरोनीज डिजीज़ के बारे में कि गैलेजियास ट्रायड में पेरोनीज डिजीज़ भी है। ठीक है, बाकी ये वही है, अपवर्ड कर्वेचर ऑफ द पेनिस, पुअर इरेक्शन, पेनफुल इरेक्शन, पेशेंट्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट वेजाइना, इम्पोर्टेंस और इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है ना, ऐसे पेशेंट्स का जो फ्लैसिड पेनिस है ना, फ्लैसिड पेनिस में अगर आप चेक करें तो आपको फाइब्रस के प्लेग नज़र आएगा हार्ड सा। ठीक है, ओवर द डोर्सल एस्पेक्ट या फिर डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट। ठीक है क्या ना, ये देखें, ये नॉर्मल पर्सन का इरेक्ट पेनिस है, और ये जो पेनिस है ये पेरोनीज डिजीज़ वाला पेशेंट है। देखें क्या हाल हो वो ठीक है ना, तो अगर ऐसा ठीक है, ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, आप 50% ऑफ सच केसेस दे रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को। ठीक है, और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देंगे। इफ़ स्टिल द कंडीशन परसिस्ट्स, ठीक है, हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी कौन सी करेंगे, नेस्बिट ऑपरेशन कहते हैं। एक होती है नेस्बिट टेक्निक, एक होती है नेस्बिट टेक्निक, वो कोई और चीज़ होती है। अच्छा, नेस्बिट ऑपरेशन करेंगे। नेस्बिट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर लगाते हैं ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द कर्वेचर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये अगर फाइब्रस प्लेक है, कर्वेचर इस तरफ है ना, तो इसमें हम इस जगह में बिल्कुल इस तरफ नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर लगा देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पेशेंट की कर्वेचर में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, जो नेस्बिट टेक्निक होती है ना, वो प्रेफर्ड प्रोसीजर होता है TURP के लिए। ठीक है ना, TURP या TURB के लिए होता है, बहरहाल इन दोनों में से एक के लिए टेक्निक इनके लिए यूज़ होती है। नेस्बिट ऑपरेशन जो है ना, नेस्बिट ऑपरेशन वो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर लगाते हैं अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पेरोनीज डिजीज़ के बारे में। अब इसके बाद हम कार्सिनोमा पेनिस पढ़ेंगे। ठीक है।